Good morning, class. Welcome to my YouTube channel. Today, we are going to start with a new topic, that is vectors. So, first, we would like to compare vector quantities and scalar quantities. Let's have a look. Scalar quantities and vector quantities. बेसिकली अगर हम बात करते हैं बेटा स्केलर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी दीज आर द क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। हम इधर डायरेक्शन की बात नहीं करते, एंड नो डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम करते हैं, मास ले लिया हमने, टाइम ले लिया, लेंथ के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर स्पेसिफिकेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। लेंथ के देखिएगा, इफ यू आर जस्ट लेंथ मीन्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर आप उस डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन को मेंशन नहीं कर रहे हैं, मीन्स यू आर सेइंग अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग 40 किलोमीटर, ए ट्रेन हैज ट्रैवल्ड 40 किलोमीटर in 10 hours or in 10 minutes, right? तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ। तो उस लेंथ के केस को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली डिस्टेंस बोलते हैं, नॉट डिस्प्लेसमेंट। तो मास, टाइम एंड डिस्टेंस ये तो हमारे पास है ही है। उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्यूम, हमने लिख लिया, राइट, एंड मैनी मोर। तो ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनका सिर्फ वैल्यू होता है, उनकी डायरेक्शन नहीं होती। क्योंकि वॉल्यूम को कभी भी डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। वॉल्यूम को हम डायरेक्शन से कभी मेजर नहीं करते हैं, डिस्टेंस को भी डायरेक्शन से मेजर नहीं करते हैं, टाइम को भी डायरेक्शन से मेजर नहीं करते हैं, मास को भी डायरेक्शन से हम मेजर नहीं करते हैं, राइट। तो वेक्टर क्वांटिटी इन कंट्रास्ट अगर हम बात करें, तो ऐसी क्वांटिटीज विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कंपल्सरी है, डायरेक्शन भी होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन भी होना चाहिए। सपोज इफ वी आर हैविंग ए ब्लॉक, एक ब्लॉक है हमारे पास, ये ब्लॉक इधर रखा हुआ है, ठीक है। कुछ भी इसका मास हो सकता है, तो मास क्या है, मान लीजिएगा इसका 5 kg इसका मास है, तो 5 kg स्केलर क्वांटिटी। बट और ये जो ग्राउंड पे कितना वेट अप्लाई कर रहा है, ग्राउंड पे ये वेट अप्लाई कर रहा है mg is equal to 10 multiplied by g, that is 10 multiplied by 9.8 means 98 Newton. This particular block is applying the weight in downward direction. The direction is specified in downward direction. तो इसका मतलब जो ये वेट होगा, ये आपके पास क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ओके, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये यहाँ पर ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। उसी के साथ हम अगर ये कहते हैं दिस ब्लॉक इज पुश्ड विद a force of 10 न्यूटन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये जो फोर्स होगा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। इसी तरीके से जब ये ब्लॉक इस पे मूव कर रहा है, इस पे आगे की तरफ पुश किया है, ये आगे चल रहा है, जा रहा है आगे, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन में अगर इफ देयर एग्जिस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ब्लॉक का मोशन इधर है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर आएगा, इधर आएगा। तो ये क्या है, फ्रिक्शन भी हमने बताया कि किधर लगेगा, मींस वी हैव स्पेसिफाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एज वेल। तो डायरेक्शन के बारे में हमने बात करी, आगे ये हमारे पास क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इस तरह से जहां डायरेक्शन की कोई स्पेसिफाई नहीं होती, डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं होती उस फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने में, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अदरवाइज फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि हर जगह यहाँ भी डायरेक्शन चाहिए थी, इधर भी डायरेक्शन चाहिए, इधर भी डायरेक्शन हमें पता है। तो इस तरह की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं बेटा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। अभी हमने फोर्स तो कर ही लिया, वेरियस काइंड्स ऑफ फोर्स हमने यहाँ पर बताया आपको, ठीक है। उसके बाद हम इसमें लिख सकते हैं बहुत सारी है, मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट लिख दिया आपने, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आपने वेलोसिटी लिख दिया, उसके बाद आपने
एक्सेलरेशन लिख दिया, बहुत सारे हैं, एक्सेलरेशन लिख दिया, ठीक है, एंड मैनी मोर। इस तरह से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनकी डायरेक्शन होती है, तो उन सभी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। दूसरी क्वांटिटीज है हमारे पास जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, वैल्यू होती है सिर्फ, डायरेक्शन नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। दैट्स ऑल अबाउट वेक्टर एंड स्केलर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेक्टर्स, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। फर्स्ट टॉपिक हम इसमें कंसीडर करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मींस हाउ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हम यहाँ पर बताते हैं आपको। देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर अगर हम कोई भी बात करें तो वेक्टर को एक हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका कुछ ना कुछ नाम भी होता है, सपोज ए एंड बी, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। वेक्टर का हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट भी होता है, जिस तरह वो अप्लाई हो रहा है, एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट भी होता है। तो वेक्टर ए टू बी हमारे पास क्या बनेगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में सबसे तो हम यहाँ पर बताना चाहेंगे बेटा इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर ए बी इज रिटन बाय वेक्टर ए बी मीन्स ए बी एंड अ टॉप एरो, ये हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको हम बोलते हैं ए बी वेक्टर और वेक्टर ए बी, इसको हम बोलते हैं वेक्टर ए बी, जो ए से स्टार्ट हो रहा है और इस डायरेक्शन में वो अप्रोच कर रहा है। इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, अगर हम और स्पेसिफाई करें लाइक 30 डिग्री, ए बी इज डायरेक्टेड 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऐसे भी हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं और एक्यूरेट बताना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये हमारे पास वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें, वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड में हम लिखते हैं वेक्टर ए बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट। हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट वी विल सी इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। थर्ड हम बात करते हैं इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेक्टर्स। मैं कुछ फिगर्स यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ और हम और आप मिलके ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि हम इनको क्या नाम दें। तो वी हैव ड्रॉन अ फिगर ऑन द वेरियस फिगर्स ऑन द बोर्ड। सो इन दिस बेसिकली देखिए, फिगर ए, फिगर बी, सी एंड डी में देयर आर 2 वेक्टर्स इन ईच, बट उनको हमने इस तरह से ड्रॉ किया है दैट देयर एग्जिस्ट स्लाइट डिफरेंस इन दैम। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस वेक्टर्स, देखिएगा ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसका डायरेक्शन एक है, ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये पैरेलल वेक्टर है, ये भी पैरेलल वेक्टर है, ये एंटी पैरेलल वेक्टर है, ये एंटी पैरेलल वेक्टर है। लेकिन मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं इनको, तो उसमें हम इसको लिख सकते हैं सबसे पहले पैरेलल वेक्टर। पॉइंट नंबर ए इज, ये बनेगा आपके पास पैरेलल वेक्टर, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम यहाँ पर लिखें, ये पैरेलल भी है लेकिन इनका जो लेंथ है वो हमने बराबर बनाया है, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, इक्वल वेक्टर्स। थर्ड वन में हमने देखिएगा लेंथ बराबर बनाया है, लेंथ बिल्कुल इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट वेक्टर भी हो सकता है, लेकिन अपोजिट के साथ साथ ये क्या है, अपोजिट वेक्टर हो सकता है और एंटी पैरेलल वेक्टर भी हो सकता है। अपोजिट वेक्टर जब भी हम वर्ड यूज करते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं अपोजिट वेक्टर्स, ये अपोजिट वेक्टर आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, जो अभी बात की हमने एंटी पैरेलल तो वो भी है लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो उसका मोर स्पेसिफिकली बात करें तो अपोजिट वेक्टर कहलाएगा। और ये अगर बात करें एंटी पैरेलल एंड ये ऊपर एंटी पैरेलल, राइट, इस तरीके से हम इनको स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद भी कुछ और टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। लेट अस सी कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, कोलिनियर वेक्टर्स। ये ऐसे वेक्टर हैं जो एक ही लाइन के अलोंग एक्ट करते हैं, मींस एक्ट्स अलोंग सेम लाइन,
सेम लाइन। तो इसका मतलब सेम लाइन का मतलब या तो एंगल उनके बीच में 0 होगा या एंगल उसके बीच में होगा 180 होगा, दो वेक्टर्स के बीच में। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिएगा ये भी हमारे पास दो वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर भी हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स हैं, राइट। इस तरीके से ये वेक्टर हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। एंड वन मोर पॉसिबिलिटी इज दिस, ये भी हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा कितना बनेगा, यहाँ पर अगर थीटा 0 है, यहाँ पर थीटा आप सोचिए, ये थीटा आप सोचिए, ये थीटा मैं लिख देता हूँ, अगेन इट इज 0 डिग्री। तो आई थिंक ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में जो थीटा अकॉर्डिंग टू यू 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स की। तो ये ऐसे वेक्टर हैं जो सेम लाइन के अलाउंग एक्ट करते हैं, एक ही लाइन के अलाउंग एक्ट करते हैं, और जिनमें एंगल क्या हो सकता है 0 और 180। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट इज द कैटेगरी ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर मींस सेम प्लेन में लाई करें, लाइज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर्स को हम कहते हैं कोप्लेनर। जनरली हम जो पढ़ते हैं दो वेक्टर वो हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं, अलग में भी हो सकते हैं, बट अगर हम जैसे एक रूम है हमारे पास, और रूम में अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक प्लेन हमारा ये बोर्ड है, I have drawn so many vectors on this board. All those vectors lies in the same plane of this particular board. वो इस particular board पे ही तो लाई करते हैं, दूसरी सामने वाली वॉल पे तो लाई नहीं करते, ठीक है। तो ये जनरली जब भी हम ड्रॉ करते हैं नोटबुक पे या इधर, तो सारे के सारे वेक्टर्स हम जो ड्रॉ कर पाते हैं 2 डायमेंशन में, वो एक ही प्लेन पर ड्रॉ कर पाते हैं जनरली। तो कोप्लेनर वेक्टर वो है जो सेम प्लेन में लाई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं नल वेक्टर। नेक्स्ट इज ब्रीफ डेफिनेशंस हैं नल वेक्टर्स। बेसिकली नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, मैग्नीट्यूड ऑफ सच वेक्टर इज 0। वो कैसे पॉसिबल है? भाई मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर कोई वेक्टर एग्जिस्ट करता है तो उसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो 0 तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम कैसे समझेंगे इस चीज को बेटा? इस चीज को समझने के लिए हम ये कहते हैं कि सपोज इफ देयर इज अ वेक्टर A and if we add this vector with opposite of this vector B, वेक्टर A मींस अगर ये हमारे पास A वेक्टर है और -a के साथ हम इसको ऐड करते हैं, ये हमारे पास A वेक्टर है, -a के साथ हम इसको ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? रिजल्ट 0 आएगा। एंड दिस वेक्टर, सच टाइप ऑफ वेक्टर मींस a resultant of addition of two opposite vectors is called null vector whose magnitude is also 0। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर पाते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इसमें यूनिट वेक्टर्स की। इंपॉर्टेंट वेक्टर है यूनिट वेक्टर। तो कैसे हम उसको बताएंगे, देखेंगे प्लीज। यूनिट वेक्टर्स नाम से ही पता चल रहा है whose magnitude is 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मैग्नीट्यूड इज 1, उसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। आई थिंक विजिबल नहीं है, देखते हैं चलो। यूनिट वेक्टर हमारे पास वो वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। सपोज वी आर हैविंग अ वेक्टर, लेट a vector is given to us, is given, तो वी आर टू फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ A, ठीक है। तो हमें इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला? कोई भी वेक्टर जो लिखा जाता है, एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड ए वेक्टर कॉल्ड यूनिट वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। दोबारा से समझ लीजिएगा, कोई भी वेक्टर दुनिया में जो लिखा जाता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका है दैट इज रिटन with the multiplication of magnitude of the vector and its unit vector। मीन्स ये डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, ये इसके मैग्नीट्यूड वाला कंपोनेंट है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल रिजल्ट इनटू अ वेक्टर। तो यहाँ से हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर पाते हैं बेटा। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर गिवन डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड।
तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है निकल के कि जो यूनिट वेक्टर है वो कैसे हम कैलकुलेट कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला गिवन। सो उसके बाद हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि बेटा जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है एज वेल एज इट इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन, या हम ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन ही बताता है हमें, ये हमेशा डायरेक्शन बताता है वेक्टर की कि वेक्टर किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो यूनिट वेक्टर यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही समझेंगे इसको। उसके बाद हम देखते हैं कुछ यूनिट वेक्टर्स जो हमारे पास होते हैं उसको हम देखते हैं। नाउ वी आर हैविंग 3 यूनिट वेक्टर्स, मींस 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स की अगर हम बात करें, 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। बेसिकली अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मींस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस से बना हुआ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3 डायमेंशनल सिस्टम है, 3D, तो उसमें 3 यूनिट वेक्टर होते हैं बेटा। 1 यूनिट वेक्टर एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, अनदर यूनिट वेक्टर एक्स अलोंग वाई एक्सिस एंड द थर्ड यूनिट वेक्टर एक्स अलोंग जेड एक्सिस। सो दीज आर आई कैप ऐसे लिखेंगे आप इनको, आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप। बेसिकली आई कैप, जे कैप एंड के कैप, these are the unit vectors which acts along x axis, y axis and z axis। ये यूनिट वेक्टर कुछ अलग है क्या? नहीं, ये कुछ अलग नहीं है। जैसे अगर हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मान लीजिएगा कोई भी मान लीजिएगा लेंथ, या ए पर्सन ट्रेवल्स 5 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, सपोज ए पर्सन ट्रेवल्स 5 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमने यहाँ पर लिखा 5 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। अब भैया 5 मीटर तो ठीक है, हमने 5 लिख दिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी वेक्टर क्वांटिटी का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 मीटर, तो उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, मींस अलोंग एक्स एक्सिस, और अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, आई कैप है। सो दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट। हम कहते हैं कि इट ट्रैवल्स अलोंग वाई एक्सिस, सपोज हम बात करें कि अलोंग वाई एक्सिस चलता है ये, ठीक है, 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस चलता है, तो एस को कैसे लिख सकते हैं, 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस मींस अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज जेड कैप। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टुगेदर फॉर्म्स ए वेक्टर। तो इस तरह से हम वेक्टर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, यूनिट वेक्टर है, तो डेफिनेटली इनका जो मैग्नीट्यूड होगा जे कैप एंड के कैप that will be equal to 1, as well as x y z are 3 orthogonal axes, so I cap is perpendicular to j cap and that is also perpendicular to k cap। तो ये तीनों के तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं 2 more vectors, one is polar vector। पोलर वेक्टर की बात करते हैं बेटा। पोलर वेक्टर बेसिकली रोटेशन से रिलेटेड है, सॉरी, पोलर वेक्टर वो एक्सियल होता है, ये पोलर वेक्टर है। ये बेसिकली पोलर का मतलब है कि इट मस्ट हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए एंड बी। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसमें होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। ऐसे वेक्टर को हम पोलर वेक्टर कहते हैं। सपोज फोर्स इसमें आता है, जैसे फोर्स है, फोर्स इज अप्लाइड, कहां पर अप्लाई होगा वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमें पता होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको पोलर वेक्टर को कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें लास्ट हम जो डिफाइन करेंगे या समझेंगे वो हमारे पास है एक्सियल वेक्टर्स। बेसिकली एक्सियल वेक्टर बेटा हमारे पास रोटेशन से लिंक है। सपोज ए डोर इज हिंज्ड, तो डोर जो हिंजेस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। तो अगर हम ये डोर समझे, ये यहाँ पर हमारा ये डोर है, इस तरीके से ये डोर है हमारा, तो ये डोर कौन सी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट
रोटेट कर रहा है इस तरीके से या ऐसे ऐसे घूम रहा है इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो एक्सियल वेक्टर हमेशा इस एक्सिस के अलोंग एक्ट करता है, उसे हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। ये टॉर्क भी हो सकता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है, टॉर्क भी हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कि एक्स अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। एग्जांपल में आप यहां पे लिख सकते हैं टॉर्क हो गया इसका एग्जांपल, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी चीजें, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्ले, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एज वेल एज, ये सभी क्या होते हैं अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट करते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, एक्सियल कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। आपको ये पसंद आया होगा। कंटिन्यूटी में देखने के लिए लेक्चर्स को आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब लिंक पर सब्सक्राइब करें, वहां आपको सारे लेक्चर्स आपको दिखाई देंगे। थैंक यू। Now we are having 3 unit vectors, means 3 standard unit vectors की अगर हम बात करें, 3 standard unit vectors। बेसिकली अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मींस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस से बना हुआ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3 डायमेंशनल सिस्टम है, 3D, तो उसमें 3 यूनिट वेक्टर होते हैं बेटा। 1 यूनिट वेक्टर एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, अनदर यूनिट वेक्टर एक्स अलोंग वाई एक्सिस एंड द थर्ड यूनिट वेक्टर एक्स अलोंग जेड एक्सिस। सो दीज आर आई कैप, ऐसे लिखेंगे आप इनको, आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप। बेसिकली आई कैप, जे कैप एंड के कैप, these are the unit vectors which acts along x-axis, y-axis and z-axis। ये यूनिट वेक्टर कुछ अलग है क्या? नहीं, ये कुछ अलग नहीं है। जैसे अगर हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मान लीजिएगा कोई भी मान लीजिएगा लेंथ, या एक पर्सन ट्रेवल्स 5 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, सपोज एक पर्सन ट्रेवल्स 5 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमने यहाँ पर लिखा 5 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। अब भैया 5 मीटर तो ठीक है, हमने 5 लिख दिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी वेक्टर क्वांटिटी का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 मीटर, तो उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, मींस अलोंग एक्स एक्सिस, और अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, आई कैप है। सो दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट। हम कहते हैं कि इट ट्रेवल्स अलोंग वाई एक्सिस। सपोज हम बात करें कि अलोंग वाई एक्सिस चलता है ये, ठीक है, 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस चलता है, तो एस को कैसे लिख सकते हैं, 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस मींस अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज जेड कैप। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टुगेदर फॉर्म्स ए वेक्टर। तो इस तरह से हम वेक्टर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, यूनिट वेक्टर है, तो डेफिनेटली इनका जो मैग्नीट्यूड होगा जे कैप एंड के कैप, that will be equal to 1, as well as x, y, z are 3 orthogonal axes, so I cap is perpendicular to j cap and that is also perpendicular to k cap। तो ये तीनों के तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं 2 more vectors, one is polar vector। पोलर वेक्टर की बात करते हैं बेटा। पोलर वेक्टर बेसिकली रोटेशन से रिलेटेड है, सॉरी, पोलर वेक्टर वो एक्सियल होता है, ये पोलर वेक्टर है। ये बेसिकली पोलर का मतलब है कि इट मस्ट हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए एंड बी। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसमें होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। ऐसे वेक्टर को हम पोलर वेक्टर कहते हैं। सपोज फोर्स इसमें आता है, जैसे फोर्स है, फोर्स इज अप्लाइड, कहां पर अप्लाई होगा वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमें पता होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको पोलर वेक्टर को कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें लास्ट हम जो डिफाइन करेंगे या समझेंगे वो हमारे पास है एक्सियल वेक्टर्स।
बेसिकली एक्सियल वेक्टर बेटा हमारे पास रोटेशन से लिंक है। सपोज ए डोर इज हिंज्ड, डोर इज हिंज्ड, तो डोर जो हिंजेस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। तो अगर हम ये डोर समझे, ये यहाँ पर हमारा ये डोर है, इस तरीके से ये डोर है हमारा, तो ये डोर कौन सी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस तरीके से या ऐसे ऐसे घूम रहा है इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। तो एक्सियल वेक्टर हमेशा इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग एक्ट करता है, उसे हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। ये टॉर्क भी हो सकता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है, टॉर्क भी हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कि एक्स अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एग्जांपल में आप यहां पे लिख सकते हैं टॉर्क, टॉर्क हो गया इसका एग्जांपल, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी चीजें, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्ले, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एज वेल एज, ये सभी क्या होते हैं, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन अप्लाई एग्जिस्ट करते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, एक्सियल कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट types of vectors. Now we will talk about the algebra of vectors in next lecture. Thank you very much. आपको ये पसंद आया होगा। कंटिन्यूटी में देखने के लिए लेक्चर्स को आप सब्सक्राइब करें।